कल के वीडियो में आपने वहां तक पढ़ लिया था कि क्या परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो उसका उत्तर आया था कि हाँ, परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। उसको सिद्ध कर लिया था कि हम जानते हैं कि जब हमने इक्वेशन निकाली थी P बराबर N/V/ST, तो बताया था कि यदि विलयन का ताप स्थिर रखा जाए तो परासरण दाब समानुपाती होता है N/V के। स्पष्ट था कि किसी विलयन का परासरण दाब विलेय के मोलों की संख्या N पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। बात आई है अब तनु विलयनों के बांड-ठाप समीकरण की लिमिट्स क्या हैं। तनु विलयनों की बांड-ठाप समीकरण की सीमाएं क्या हैं। तो उसकी प्रमुखतः दो सीमाएं हैं कि बांड-ठाप समीकरण का पालन केवल वे अवाष्पशील तथा वैद्युत अनअपघट्य यौगिक ही करते हैं जिनका विलायक के अंदर वियोजन अथवा संगुणन नहीं होता है। दूसरा बिंदु है वाष्पशील पदार्थों के विलयन एवं सांद्र विलयन। या तो वो वाष्पशील पदार्थ हों अथवा वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाते हों, उस समय बांड-ठाप समीकरण पालन नहीं करता। बांड-ठाप समीकरण के उपयोग क्या है? पहला उपयोग है अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना, और दूसरा है कि परासरण दाब से अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्यों के अणुभार की गणना करना। अब परासरण दाब और अणुभार की गणना है कैसे? कि परासरण दाब के लिए तो हम इक्वेशन जानते हैं कि PV बराबर हमारा NST होता है। सभी अक्षरों से हम पूरी तरीके से परिचित हैं। P जो है वो विलयन का परासरण दाब होगा, इसकी इकाई वायुमंडल होगी। V जो है वो विलयन का वॉल्यूम आयतन होगा, इसका मात्रक लीटर में होगा। N विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होगी, और मोलों की संख्या हमारी भार बटे अणुभार से प्राप्त होती है, जिसको हम स्मॉल w बटे स्मॉल m से व्यक्त। कैपिटल T हमारा परम ताप होगा केल्विन में, और स्मॉल s जो है वो तनु विलयन स्थिरांक होगा, जिसकी वैल्यू गैस स्थिरांक R के मान के बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। इक्वेशन हम जान गए कि P बराबर N/V/ST हो गया। N मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। मान लिया हमने कि अगर विलेय पदार्थ का भार हमारा स्मॉल w और अणुभार उसका स्मॉल m हो, तो विलेय के मोलों की संख्या अपने आप स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इक्वेशन में रख दिया हमने, तो PV बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू ST हो गया। अणुभार m बराबर w इंटू s इंटू T बटे P इंटू B। इस तरीके से हम विलेय के अणुभार की गणना करेंगे। एक छोटा सा इक्वेशन उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल छोटा सा मैंने दिया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करिए। तो हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 5% यूरिया विलयन है, तो 5% का मतलब हो गया कि 5 ग्राम यूरिया हमारी 100 ml में उपस्थित है। हम जानते हैं कि समीकरण हमारा परासरण दाब वाला P बराबर W बटे MV इंटू ST होता है, जहां M यूरिया का अणुभार हमारा 60, विलेय पदार्थ का भार W बराबर 5 ग्राम, V वॉल्यूम बराबर 100 ml को लीटर में जब बदलेंगे तो 1000 का भाग दे दिया, 100 बटे 1000 लीटर हो गया। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप 273 डिग्री जोड़ दिया, तो हमारा 27 × 273 बराबर 300 डिग्री केल्विन हो गया। हमारे S की वैल्यू गैस स्थिरांक R के वैल्यू के बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने पर हमारा मान
निकल करके गुणा भाग करके हमारा 20.52 मात्रक आवश्यक रूप से वायुमंडल, परासरण दाब का मात्रक हमारा वायुमंडल। अगला बिंदु कहता है कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो बताया गया कि वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर परासरण नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अर्थात जिन विलयनों का परासरण दाब एक समान होता है उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। मान लिया स्थिर ताप पर दो विलयनों के लिए अगर प्रथम विलयन के लिए इक्वेशन लिखें तो P1B1 बराबर N1 ST हो गया। दूसरे विलयन के लिए लिखें तो P2B2 बराबर N2 ST हो गया। हम जानते हैं कि हमारे N1 प्रथम विलयन के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m1 से व्यक्त कर दी, और दूसरे विलयन के लिए N2 की वैल्यू जो है हमने W2 बटे M2 से। तो अब समपरासरी विलयन की शर्त यही है कि दोनों विलयनों का परासरण जब एक से दूसरे की ओर नहीं होता है तो उन्हें हम समपरासरी कहते हैं। अर्थात दोनों विलयनों के लिए P1 बराबर P2 हो गया। P1 P2 की दोनों विलयनों की वैल्यू रख दी तो W1 बटे M1 B1 इंटू S2 बराबर हो गया W2 बटे M2 B2 टू ST। दोनों ST से ST हमारे कट गए तो हमारा हो गया W1 बटे M1 B1 बराबर W2 बटे M2। स्पष्ट हो गया कि बान-ठॉप के तनु विलयन सिद्धांत के अनुसार के समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रता सदैव एक जैसी होती है। एक जैसी होने के कारण ही तो जब इन दो भिन्न विलयनों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग रखते हैं तो ना तो प्रथम विलयन से विलायक के अणु द्वितीय विलयन में आते हैं और ना द्वितीय विलयन से विलायक के अणु हमारे प्रथम विलयन में जाते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि समदाबी विलयन किसे कहते हैं। तो समदाबी विलयन की परिभाषा कहती है कि वे विलयन जिनके समान ताप पर वाष्प दाब भी समान होते हैं, ऐसे विलयन समदाबी विलयन कहलाते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखने पर परासरण नहीं होता है। परासरण से फिर तात्पर्य विलायक के अणुओं का एक दूसरे की ओर ट्रांसफर न होना है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके वाष्प दाब एक समान होते हैं। अर्थात समदाबी विलयन जो है वो समपरासरी विलयन होते हैं अथवा समपरासरी विलयन हमारे समदाबी विलयन भी होते हैं। अगला बिंदु कहता है कि अति परासारी तथा अल्प परासारी विलयन से आप क्या समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि अति का तात्पर्य होता है बहुत अधिक और अल्प का तात्पर्य होता है बहुत कम। तो अति के लिए कहा गया है कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे हम अतिपरासारी विलयन कहते हैं और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अर्थात एक ही विलय के दो विलयनों में वह विलयन अतिपरासारी होता है जिसका सांद्रण अधिक होता है और वह विलयन जिसका सांद्रण कम होता है वो हमारा अल्पपरासारी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो अतिपरासारी विलयन है उसकी सांद्रता अधिक और जो हमारा अल्पपरासारी विलयन होता है उसकी सांद्रता कम होती है। अब कहा गया कि अगर अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह सदैव अल्पपरासारी विलयन से अतिपरासारी विलयन की ओर होता है। एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया
कि ये जो डायग्राम बना है इसमें एक ओर भरा है अल्प परासारी विलयन और एक ओर भरा है अति परासारी विलयन। तो अल्प परासारी विलयन की जो सांद्रता है वो कम होती है और अति परासारी विलयन की जो सांद्रता है वो हमारी अधिक होती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से दोनों को जब अलग रखा तो तय हो गया कि अल्प परासारी विलयन से जो विलायक के अणु हैं वे अति परासारी विलयन की ओर जाना आरंभ कर देंगे, अथवा फिर वही आ गया कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का जाना प्रारंभ हो जाएगा। ये हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से ही परासरण की घटना होती है और परासरण से स्पष्ट है, परासरण में सदैव अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होता है। इसके बाद अगली बात जो है वो कल के वीडियो में आप